नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक दैट इज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें पहला आता है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। द मौर्यन गवर्नमेंट वाज अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी ऑफ विच द न्यूक्लियस वाज द किंग। तो जो मौर्य सरकार थी वो सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था को चलाती थी। इसका मतलब है कि राजा के पास सारी पावर थी और हर चीज़ का जिम्मेदार कौन था? राजा ही था। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य there are 7 elements of state, that is सप्तंग theory: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश एंड सेना एंड मित्र। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, एक तो पहला है राजा, दूसरा जो सरकार चलाता था उसके पार्ट्स बता रखे हैं, यानी कि अमात्य। अमात्य कौन है? वो है राजा के सेक्रेटरी। फिर जनपद आ जाते हैं यानी टेरिटरी, देन फोर्ट, फिर ट्रेजर, आर्मी और फ्रेंड। ये सभी एलिमेंट्स हैं। The king was regarded as the soul among all the 7 elements of the state. तो जो राजा था वही मेन लीडर था इन सभी 7 एलिमेंट्स में से। नेक्स्ट आता है दी मंत्री परिषद। तो जो राजा था वो अकेला तो सरकार को चला नहीं सकता, तो उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी थी जो कि राजा को सलाह देती थी कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि सरकार अच्छे से चल सके। तो उस मंत्री परिषद में कुछ मेंबर्स हैं, वो इंक्लूड होते हैं। पहला आता है युवराज। युवराज यानी कि प्रिंस। नेक्स्ट है पुरोहित। पुरोहित यानी कि मुख्य पुजारी। फिर सेनापति है और कुछ और भी मिनिस्टर्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स यानी कि मुख्य अधिकारियों का वर्णन करा गया है यहाँ पर, उसको पढ़ते हैं हम। तो पहला आता है इसमें सन्निधाता, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, यानी कि जो राजा के खजानों का ध्यान रखेगा। अगला आता है इसमें समाहर्ता, द कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो टैक्स को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें धर्मास्थ, चीफ जस्टिस ऑफ धर्मास्थीय न्यायालय, यानी कि सिविल कोर्ट। तो ये क्या करेंगे? ये प्रजा के छोटे मोटे झगड़ों को निपटाएंगे। अगला आता है इसमें प्रदेष्टा। प्रदेष्टा होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि जो अपराधियों को सजा देता है वो। कोई भी अगर उन्होंने क्राइम कर दिया तो उसकी सज़ा कौन देगा? प्रदेष्टा ही देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें धम्म महामात्र, a new post created by Ashoka empowered with the dual functions of propagating dham and taking care of the common folk for their material well-being। तो इसको किसने बनाया था? इस पोस्ट को राजा अशोका ने बनाया था। और इसका आप काम ऐसे समझ सकते हैं कि इनका काम होता है प्रजा को धर्म और अच्छे संस्कार सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें राष्ट्रपाल या फिर कुमार बोल सकते हैं आप इसको, द विसरॉयज इन चार्ज ऑफ अ प्रोविंस। ये एक पूरे प्रोविंस को संभालते थे। जैसे कोई भी स्टेट है तो उसका ध्यान कौन रखता है? सीएम रखता है, मुख्यमंत्री रखता है ना, उसी प्रकार। अगला आता है इसमें प्रादेशिक, दे वर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये क्या है? जिले के अधिकारी हैं। नेक्स्ट आता है राजुक, दे वर द लेटर डे पटवारीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग एंड असेसिंग द लैंड। तो राजुक का मतलब क्या है? पटवारी। और पटवारी का काम क्या होता है? जमीन का नाप और रिकॉर्ड रखना। अगला आता है इसमें युक्ता, द सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैक्स से रिलेटेड जो भी काम है वो सब संभालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्थानिक, द कलेक्टिंग ऑफिसर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रादेशिक। तो प्रादेशिक कौन था? जिला अधिकारी। ठीक है, तो ये उसके अंडर काम करता था। कौन? स्थानिक। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गोपा, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, यानी कि जो हिसाब किताब रखता है, रिकॉर्ड रखता है। तो नेक्स्ट आता है नगरक, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शहर का इंचार्ज, उसको क्या बोलते हैं? नगरक बोलते हैं। अगला आता है इसमें अक्षपटल, अकाउंटेंट जनरल, यानी कि राजा के खजाने और उनका हिसाब किताब कौन रखेगा? अक्षपटल रखेगा। नेक्स्ट पोस्ट आती है सीताध्यक्ष की, जो कि है सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी का जो भी ध्यान है वो सब कौन रखेंगे? हिसाब किताब उसका सीताध्यक्ष।
कि इस बार खेती करने से कितना अनाज मिला है, कितना लॉस हुआ है, ये सब ध्यान रखते हैं ये शीताध्यक्ष। नेक्स्ट आता है इसमें पण्याध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स यानी कि व्यापार का सुपरवाइज़र। नेक्स्ट है संस्थाध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट यानी कि बाज़ार का इंचार्ज, कि भाई बाज़ार में सही से सामान बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। तो इन सब का ध्यान संस्थाध्यक्ष रखते थे। नेक्स्ट आता है पौधवाध्यक्ष यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यानी तौल और माप का इंचार्ज, यानी कि कोई वज़न या फिर नाप तौल में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, इन सब का ध्यान ये रखते थे। नेक्स्ट आता है इसमें नावाध्यक्ष यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप्स, जो कि पानी में जहाज़ों का काम संभालते थे। नेक्स्ट है इसमें शुल्काध्यक्ष यानी कलेक्टर ऑफ टोल्स, टैक्स कलेक्टर बोल सकते हैं जिसको आप, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अकाराध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस यानी कि खदानों का सुपरवाइज़र। जैसे कोयले की खदान होती है तो वहाँ से सही तरीके से कोयला निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा, तो ये सब ध्यान कौन रखेगा, अकाराध्यक्ष रखेंगे इन सब चीज़ों का ध्यान। नेक्स्ट है लोहाध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ आयरन, लोहे का सुपरवाइज़र, कि भाई लोहे की खदान में से सही से लोहा निकाला जा रहा है नहीं निकाला जा रहा, उसका सही से यूज़ तो करा जा रहा है ना, तो इन सब का ध्यान कौन रखेगा, लोहाध्यक्ष रखेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर प्रोविंस दे रखे हैं और उनकी कैपिटल्स दे रखी है। तो आइए देखते हैं कि कौन से प्रोविंस की क्या कैपिटल है। तो पहला आता है इसमें नदर्न प्रोविंस, तो इसकी कैपिटल है तक्षशिला, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न, वेस्टर्न की है उज्जैन। ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है ईस्टर्न प्रोविंस, इसकी कैपिटल होती है तोशली। नेक्स्ट है सदर्न प्रोविंस, इसकी कैपिटल क्या है, सुवर्णगिरी। तो इन सब का आप ध्यान रखना, जो भी प्रोविंस है उनकी कैपिटल को याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट में एक पॉइंट लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू दी जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्र दमन, सौराष्ट्र वॉज governed by Pushyagupta the Vaishya at the time of Chandragupta Maurya and by the Yavan king Tushapa at the time of Ashoka। तो रुद्र दमन का जो रॉक एडिक्ट है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जूनागढ़ में प्रेजेंट है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एरिया था सौराष्ट्र, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये चलाया जा रहा था पुष्यगुप्ता के द्वारा, ठीक है। जब चंद्रगुप्त थे उसके टाइम पे सौराष्ट्र को कौन चला रहा था, पुष्यगुप्ता चला रहे थे। और जब अशोका का टाइम चल रहा था उस टाइम पे सौराष्ट्र को कौन चला रहे थे, तुषापा राजा, ठीक है। बस ये बता रखा है इसमें। नेक्स्ट एक टेबल जिसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और उसके हेड। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इस टेबल को। तो पहला आता है इसमें चक्र यानी कि प्रोविंस, प्रोविंस यानी प्रदेश। तो इसके हेड कौन थे, राष्ट्रपाल या फिर कुमार। अगली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है अहर या फिर विषय भी बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। इसका हेड कौन था, प्रादेशिक एंड राजुक, जैसे आज के टाइम में होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर तहसीलदार। नेक्स्ट आता है इसमें संग्रहण, यानी एक ग्रुप है 10 विलेजेस का, ठीक है, 10 गांव का समूह, इसका हेड होता है गोपा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 10 गांव हैं, वो सभी मिलके एक पंचायत बनाए और उस पंचायत का भी कोई एक हेड हो, तो उसको आप समझ सकते हैं कि ये गोपा है, ठीक है, हेड ऑफ 10 विलेजेस। नेक्स्ट आता है इसमें ग्राम, ग्राम यानी कि गांव। गांव का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। तो यहाँ पर जो हेड है उसको हम क्या बोलेंगे, गांव के हेड को ग्रामिक बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी। और अब हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में पहला जो सेंटेंस है वो आता है, कौटिल्या डिवोट्स अ फुल चैप्टर टू द रूल्स ऑफ नगरक, दैट इज सिटी सुपरिंटेंडेंट, हिज चीफ ड्यूटी वॉज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो कौटिल्या ने नगरक के लिए पूरे नियम और रूल्स बनाए थे, ठीक है।
और नगरक का काम क्या होता है? कानून को बनाए रखना। नेक्स्ट है मेगास्थनीज अकाउंट ऑफ द सिस्टम, 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच एंड देयर फंक्शंस। तो मेगास्थनीज ने 6 कमेटियों के बारे में बताया है, ठीक है, जो कि अलग अलग काम देखती है। हर एक कमेटी में 5 मेंबर हैं। तो पहली कमेटी जो है उसका नाम है इंडस्ट्रियल आर्ट्स। तो इस कमेटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आजकल फैक्ट्री होती हैं उनका ध्यान कौन रखता है? सरकार के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स की भी देखभाल के लिए कमेटी बना रखी है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, यानी जन्म भी और मरण भी, इन दोनों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी एक कमेटी है। फोर्थ आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि बाजार और जो बिजनेस है उन पर नज़र रखने के लिए भी एक कमेटी है। फिफ्थ कमेटी है पब्लिक एंड सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी बेचे गए सामान की देख रेख करना। जैसे कि आजकल क्वालिटी चेकिंग के लिए जो फूड सेफ्टी अधिकारी होते हैं ना, उस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन द आर्टिकल सोल्ड, दैट इज 1/10 ऑफ परचेज प्राइस। तो बिके हुए सामान पे 1/10 टैक्स लेना, इसके लिए भी एक कमेटी थी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि हर एक कमेटी में 5 मेंबर थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्मी के बारे में। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूज आर्मी, दे ऑल्सो मेंटेन्ड अ नेवी। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की जो खासियत थी वो क्या थी? उनकी बड़ी सेना थी और इसके साथ साथ नेवी भी थी। पॉइंट अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी वॉज कैरिड बाय अ बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर्स डिवाइडेड इनटू 6 कमेटी, ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स। यानी कि जो मेगास्थनीज थे उसके अकॉर्डिंग आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन 30 ऑफिसर्स की एक बोर्ड के ज़रिए चलता था और इसे 6 कमेटियों में डिवाइड कर दिया गया था और हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स थे। तो पहली कमेटी क्या है? इन्फेंट्री, यानी कि पैदल सेना। जैसे कि आज के टाइम पे जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं पैदल सेना यानी इन्फेंट्री। नेक्स्ट है इसमें कैवेलरी, यानी कि घुड़सवार सेना, जो घोड़े पे सवार होकर लड़ाई करी जाती है। नेक्स्ट है एलिफेंट्स, एलिफेंट की सेना थी, युद्ध में हाथियों का भी यूज़ होता था। नेक्स्ट है कैरियट्स, यानी कि रथ का भी यूज़ होता था। नेवी है अगला, यानी कि जल सेना। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट, तो सेना का सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए भी एक कमेटी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन द मौर्यन पीरियड देयर वर 2 टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव्स, पहला है स्टेशनरी और दूसरा है वेंडरिंग। तो मौर्य के टाइम पे 2 टाइप के गुप्तचर होते थे। पहला का नाम क्या है? संस्थान, यानी कि स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी कि स्थिर, जो कि एक जगह से ही जानकारी जुटाए। और दूसरा क्या है? वेंडरिंग, यानी कि संचारी, जो जगह जगह घूमकर जानकारी लाते थे, जैसे कि आजकल के सीक्रेट एजेंट्स। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट आता है द स्टेट कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मौर्यन पीरियड में सरकार ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को संभालती थी। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स वेरीड फ्रॉम 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो किसानों से जो टैक्स लिए जाते थे वो फसल के अकॉर्डिंग लिए जाते थे, ठीक है। तो किसान ने जैसे अपनी फसल उगाई है तो उसका 1/4 हिस्सा या फिर 1/6 हिस्सा ये टैक्स के रूप में उसको फिल करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड चार्ज्ड वाटर टैक्स। तो जो सरकार थी उन्होंने नहरें बनाई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाई, ठीक है, डैम बनाए, ताकि जो किसान है उसको इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और इसके बदले में उन लोगों ने, सरकार लोगों ने किसानों से पानी का भी टैक्स प्राप्त किया, कलेक्ट कर लिया पूरा टैक्स पानी का। नेक्स्ट पॉइंट है टोल्स वर ऑल्सो लेवीड ऑन कॉमोडिटीज ब्रॉट टू टाउन फॉर सेल एंड दे वर कलेक्टेड एट गेट।
इसका मतलब है कि शहर में बिकने के लिए लाई गई जो भी चीज़ होती थी, उन पर भी टैक्स कहाँ पर कटने लग गया था? वहीं पर ही, मेन गेट पे कटने लग गया था। जैसे कि आजकल हाईवे या फिर मंडी में एंट्री लेने के लिए हमको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो वैसे ही वहाँ पर कोई भी अगर चीज़ बिकने के लिए जा रही है शहर में, तो शहर का जो मेन गेट है, जहाँ से एंट्री हो रही है उस शहर में, तो वहीं पर ही उस चीज़ का टैक्स ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेट एन्जॉयड मोनोपोली इन माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लिकर, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों पे सरकार का ही हक था, ठीक है? ये सब सिर्फ सरकार ही कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सो गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस एंड महास्थान इंस्क्रिप्शन डील विद द रिलीफ मेजर्स टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ फेमाइन। सो गौरा और महास्थान जगह पे प्रेजेंट है। इनमें क्या लिखा गया है कि जब भी अकाल पड़ जाए तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उन सब का तरीका लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। तो इसमें बता रखा है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोर्ट्स पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द पंच मार्क कॉइन्स मोस्टली ऑफ सिल्वर वर द कॉमन यूनिट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो मॉडर्न टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे, सिक्के, और वो किसके बने हुए थे? सिल्वर के। तो ये जो सिक्के थे, चांदी के सिक्के, यही एक मोड था जिससे कोई भी चीज़ लेनी देनी हो, ठीक है, कोई भी सामान लेना हो तो उसके बदले ये चांदी के सिक्के दिए जाते थे। तो ये हो गया पूरा इकोनॉमी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम सोसाइटी के बारे में कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, ओरिएंट के टाइम की। पहला पॉइंट आता है इसमें, कौटिल्य इज नॉट एज रिजिड ऑन द वर्णा सिस्टम एज द अर्लियर स्मृति राइटर्स। तो जो पहले के स्मृति राइटर्स थे उनकी तरह कौटिल्य वर्णा सिस्टम के ऊपर ज़्यादा कठोर नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र लुक्ड अपॉन द शूद्रास एज एन आर्यन कम्युनिटी विच इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मलेच्छा और नॉन आर्यन कम्युनिटी। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की एक जो किताब थी उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो शूद्रास हैं वो सभी शूद्र आर्यन कम्युनिटी के ही पार्ट होते थे। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन वैश्य एंड शूद्रास। तो जो वैश्य थे वो सभी बिजनेस में लग गए थे और जो शूद्र थे वो सभी खेती में लग गए थे, ठीक है, या फिर फैक्ट्री में लग गए थे। तो इसकी वजह से वैश्य और शूद्र के जो बीच में दूरियां थी वो सभी कम हो गई थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज स्टेट्स दैट इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो इंडियन सोसाइटी है, पूरा इंडिया का समाज, वो सभी 7 क्लास में डिवाइडेड है। पहला आता है फिलोसफर्स, फिर फार्मर, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, हर्ड्समैन यानी कि पशुपालक। नेक्स्ट है आर्टिसंस, सिक्स्थ वन इज मैजिस्ट्रेट, काउंसिलर्स। द क्लासेस मेंशन्ड अबव अपीयर टू हैव बीन इकोनॉमिक दैन सोशल। जैसे आज के टाइम में होते हैं ना, सभी प्रोफेशन के आदमी होते हैं हमारे पूरे समाज में। नेक्स्ट आता है, दो मैगस्थनीज स्टेटेड दैट देयर वर नो स्लेवरी इन इंडिया, येट अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज स्लेवरी वॉज अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग मौर्यन reign. It appears that Megasthenes was thinking of slavery in full legal sense as it existed in the West. तो जो मेगास्थनीज थे उन्होंने क्या कहा कि भारत में गुलामी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी गुलामी नहीं है भारत में तो। लेकिन जो इंडियन सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्लेवरी है यानी कि गुलामी, वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, बहुत प्रचलित थी उस टाइम पे, और नौकरों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, वुमेन ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन एंड फ्रीडम इन मॉडर्न सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। वुमेन वर permitted to have a divorce or remarry. Women were employed as a personal bodyguard of the king, spies and diverse jobs. तो जो वुमेन थी उन्होंने एक हाई पोजीशन को ऑक्यूपाई किया था और उनको आज़ादी थी कि वो तलाक ले सकती हैं और या फिर पुनर्विवाह भी करवा सकती है, ठीक है, दोबारा शादी भी कर सकती हैं वो। और वुमेन सेना में जा सकती है, स्पाई का काम कर सकती है और अलग अलग जॉब्स कर सकती हैं। ये सब उनको फ्रीडम थी। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट के बारे में। तो पहले स्क्रीन को मैं क्लियर कर दूं, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। मॉडर्न आर्ट। तो जो मॉडर्न आर्ट है उसको क्लासिफाई करा गया है दो ग्रुप में, ठीक है। पहला ग्रुप आता है रॉयल और कोर्ट आर्ट। दूसरा क्या है? फोक या फिर पॉपुलर आर्ट। तो पहला है
रॉयल आर्ट यानी कि शाही कला। रॉयल आर्ट कहाँ पर हुई? चंद्रगुप्त के महल में और पाटलिपुत्र शहर में। अशोका के जो पिलर्स थे, गुफाएं थी, स्तूपा थे, वहाँ पर भी रॉयल आर्ट हुई। नेक्स्ट है इसमें फोक या फिर पॉपुलर आर्ट। तो फोक आर्ट में है पहला फिगर ऑफ यक्ष यक्षिनी यानी यक्ष और यक्षिनी की मूर्तियाँ। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? यक्ष ऑफ परखम जो कि मथुरा में है, यक्षिनी ऑफ विदिशा जो एमपी में है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चवर बेयरर यक्षिनी ऑफ पटना। नेक्स्ट आता है इसमें टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स यानी कि जैसे मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, ठीक है। अगला है इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट्स ऑफ एम्परर अशोका, ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ एम्परर अशोका यानी कि अशोका के पत्थर पे चित्र बनाए गए। जैसे कि कुछ मूर्तियां हैं जो कि कर्नाटका में मिली है, जैसे कि एक जगह का मेंशन भी है यहाँ पर, कांगेनाहली में। नेक्स्ट पॉइंट है द मौर्याज इंट्रोड्यूस्ड स्टोन मशीनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका यानी कि राजा अशोका के टाइम पे पत्थरों पर आर्ट बनानी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर्स एंड वुडन फ्लोर एंड सीलिंग इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन 80 pillared hall have been discovered at Kumhar on outskirts of Patna. Seeing this, Fahin remarks as follows: these palaces are so beautiful and excellent that they appear to be the creation of God rather than of men. तो मौर्य ने पहली बार एक बड़े लेवल पे पत्थर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अशोका के टाइम पे पत्थर के खंभे और लकड़ी की फर्श और छतों के भी टुकड़े मिले थे। पटना के बाहर एक जगह है जिसका नाम क्या है? कोम्हरार है। वहाँ पर 80 खंभे मिले एक हॉल में। तो जो वो है ना एक फहीन, उसने क्या बोला कि ये जो मौर्य के महल हैं ये सब भगवान की एक रचना है, ना कि ये किसी इंसान ने बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पिलर्स रिप्रेजेंट द मास्टर पीसेज ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर। ईच पिलर इज मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन, ओनली देयर कैपिटल्स which are beautiful pieces of sculpture in form of lions or bulls were joined with the pillar on the top. तो ये जो खंबे हैं इन सबको एक मास्टरपीस बताया गया है मॉडर्न स्कल्पचर्स का। हर एक जो खंबा है वो पत्थर से बनाया गया है और ऊपर से उनके जैसे बैल का चित्र बना दिया उस पे खंबे पे, या फिर किसी शेर का चित्र बना दिया, इन सब की मूर्तियाँ बना दी गई। तो इस वजह से जो मॉडिफिकेशन हुई है पत्थर में, उसी वजह से इसको मास्टरपीस कंसिडर किया गया। नेक्स्ट है 4 लायन कैपिटल एट सारनाथ एंड सांची। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ was adopted as national emblem of India on 26 Jan 1950. नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल लायन कैपिटल एट रामपुरवा एंड लौरिया नंदनगढ़। तो रामपुरवा और नंदनगढ़ में अकेले खंबे पर शेर की मूर्तियाँ मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल बुल कैपिटल एट रामपुरवा। तो रामपुरवा में अकेली बैल की मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट है अ कार्व्ड एलिफेंट एट धौली एंड एनग्रेव्ड एलिफेंट एट कालसी। तो कुछ हाथी की भी मूर्तियाँ मिली थी। जो धौली है वहाँ पर खुदी हुई हाथी की मूर्ति थी, और जो कालसी जगह है वहाँ पर उभरी हुई जो बाहर की तरफ जो मूर्ति बनाई गई थी वो कालसी में थी। जैसे कि आप एक पत्थर लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे एक पत्थर है, तो यहाँ पर तो जो हम बनाना चाहते हैं, जैसे ये आदमी बनाना चाहते हैं हम, तो हम इस पत्थर में ऐसे खुदाई करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्व्ड पिक्चर, ठीक है। एक होता है बाहर की तरफ जो हम बनाना चाहते हैं वो बाहर रहे और जो बाकी का पार्ट है वो सब हम अंदर से ऐसे हटा दें, और जो हम चाहते हैं यहाँ पर पिक्चर बने वो बाहर की तरफ उभरी रहे, उसको कहा जाता है एनग्रेव्ड यानी कि उकरी हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है द मौर्यन आर्टिसंस हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ hewing out caves from rocks of monks to live in
The earliest example are Barabar caves and it is in Jehanabad. The other examples are Nagarjuni caves in Gaya. तो मौर्यन पीरियड में भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को काट कर उनके लिए गुफा बनाई गई ताकि वो वहाँ पर रह सके। तो इसका एग्जाम्पल बता रखा है इसमें कि बाराबर गुफाएं थी, वहाँ पर भिक्षुओं का रहने का इंतजाम किया गया। और एक दूसरी गुफा है जहाँ पर भिक्षुओं के लिए फैसिलिटी बनाई गई थी, और वो दूसरी कौन सी है? नागार्जुनी। नागार्जुनी जो गुफा है वो किन्होंने बनवाई? दशरथ राजा ने बनवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्तूपास वर बिल्ट थ्रू आउट द एम्पायर टू एनश्राइन द relics of Buddha. Of these, the most famous are at सांची एंड भरहुता। तो अशोका ने बौद्ध धर्म के जो भी रिलिक्स थे, रिमेन्स थे, या फिर आप इसे बोल सकते हैं अवशेष थे, उन सबको रखवाने के लिए पूरे एम्पायर में स्तूपा बनवाए। और सबसे फेमस स्तूपा कौन कौन से हैं? सांची और भरहुत के हैं। जैसे कि आजकल के टाइम में समाधि स्थल होते हैं, उसी तरीके से। और अब देखिए जो नेक्स्ट है, एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है यहाँ पर, और इसमें कुछ लाइंस लिखी गई है। और ये लाइंस कहाँ पर लिखी गई थी? पत्थरों पर लिखी गई थी, यानी ये क्या है? रॉक एडिक्ट्स हैं। तो इसमें पहला दे रखा है एट ऑल टाइम्स वेदर आई एम ईटिंग और आई एम इन द वुमेन्स अपार्टमेंट और इन माई इनर अपार्टमेंट्स और एट द कैटल शेड और इन माई कैरियज और इन माई गार्डन्स वेयर एवर आई मे बी माई महामात्र शुड कीप मी इन टच विद पब्लिक बिजनेसेस। यानी कि जो अशोका थे उन्होंने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्थरों पर लेख खुदवाए थे। ठीक है, तो ये पहला एक रॉक एडिक्ट था जिसमें ये कहना चाहते हैं मेरे महामात्र हैं वो हर जगह मेरी बातों को ध्यान रखें, चाहे वो अब कोई सी भी जगह हो। नेक्स्ट है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, यानी कि सभी लोग मेरे बच्चे हैं। ये कौन से रॉक पे लिखवाया था? कलिंगा रॉक एडिक्ट पे। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई हैं मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन पीरियड की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड से भी पहले हम पढ़ेंगे क्या? प्री गुप्ता पीरियड, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब मौर्य वंश चला जाएगा, अब क्या आएगा? गुप्ता पीरियड आएगा। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो का जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। और ये आपकी स्माइली रही, इस स्माइली की जैसे मुस्कुराते रहो और अपना पढ़ते रहो। धन्यवाद।